हेलो। तो कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका अपने इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक, यानी प्रश्नावली 1.1 को हम आज पूरी तरह से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आपने पहले के 1 और 2 क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे निकालते हैं, तो ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था ना, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार जाके थोड़ी सी देख लो, सारी बातें बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। वैसे मैं इस सवाल में भी आपको सिखा दूंगा, लेकिन अगर आप उसको देख लेंगे तो और बेहतर आ जाएगा, ठीक है। खैर बात करते हैं, देखिए कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन। इसमें हमारे पास टोटल 3 पार्ट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक एक करके करेंगे, है ना। पहला सोल्यूशन देखिए, तो पहला हम करते हैं। सबसे पहला हमारे पास लिखा गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अलग अलग गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे ये है ना, हमारे पास 12 है तो कितना हो जाएगा, 2 संग 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और फिर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, है ना। कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, ऐसे करके। फिर हम करेंगे इसी तरह 15 का, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 पच्चे 15 और फिर 5 एकम 5, ऐसे। फिर 21 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 3 सत्ते 21 हो जाएगा और फिर 7 एकम कितना हो जाएगा, 7, है ना, ऐसे करके। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे 12 है तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। इसी तरह 15 को, है ना, क्या हो जाएगा, 3 × 5 और फिर 21 को भी कितना लिख लेंगे, है ना, 3 × 7 के रूप में, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखो अगर हमें HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF किसका किसका, पहले आपको लिखना पड़ेगा 12, 15 और 21 का। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कॉमन, है ना, ठीक है। देखो तो ये जो 3 है वो तीनों में आ रहा है ना, ठीक है। तो जो सभी में कॉमन होता है वो होता है HCF। तो इन तीनों में से कोई एक हम ले लेंगे, ठीक है ना, 3, और ये हो जाएगा हमारा HCF, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला आंसर आ चुका है। अगर हमें निकालना है LCM, क्या निकालना बाबू, LCM। तो LCM कितना हो जाएगा, 12, 15 और किसका, 21 का, है ना। ये बात आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लगा देंगे वरना गलत हो जाएगा। तो LCM में क्या करते हैं कि जिसको हमने कॉमन करा है, ध्यान सुनना, जिसको हमने कॉमन करा है उसमें से हम एक लेंगे। कितना लेंगे, किसी एक को तो लेंगे ही लेंगे, बाकी जो बच गया है उन सभी को ले लेंगे, है ना। तो 2 2, है ना, यहाँ से और यहाँ से 5 और कितना हो गया, 7। इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60, है ना। 60 × 7 कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, यानी कि 420। ये हो जाएगा आपका LCM, है ना, ये हो जाएगा आपका LCM और ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर, ठीक है। इसी तरह हमें दूसरा करना है ना। दूसरा देखिए, दूसरा करते हैं। हमें क्या करना है, 17, है ना, फटाफट से कर लेते हैं भाई, 17 की गुणनखंड, है ना। तो देखो 17 क्या होता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के, 5 के, 7 के, नहीं ना। इसको हम डायरेक्ट 17 से काटेंगे क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा ना, ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है बच्चा। देखो तो कितना हो जाएगा, 17 एकम 17। इसी तरह हम किसको काटेंगे, इस तरह हम 23 को काटेंगे। तो ये भी किससे कटेगा, ये 23 से ही कटेगा, क्योंकि ये भी क्या एक अभाज्य संख्या है ना। 29 भी सिर्फ 29 से ही कटेगा, है ना, ध्यान से देखिए, है ना, 29। तो 29 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, 17। अब देखो जो 17 है केवल 17 से कटा है ना। और जो 23 है वो किससे कटा है, सिर्फ 23 से कटा है। और 29 जो है वो किससे कटा है, 29 से कटा है, ठीक है। और हमें निकालना है HCF, है ना। क्या निकालना है, HCF। ये ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे गलती मत कर लेना भाई, है ना। ये जो सिचुएशन है वो अलग है ना। इसके साथ इसको मिला देता हूँ। देखिए तो अगर हमें निकालना है HCF, क्या निकालना है, HCF किसका किसका, 17 का, 23 का और 29 का, है ना। तो 17 और 23 और 29 का HCF क्या होगा, क्योंकि कॉमन तो कुछ हो नहीं रहा, है ना। हम कॉमन करते हैं, अगर कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो 1 होगा। कितना होगा, HCF 1 होगा। क्यों 1 होगा, ध्यान सुनो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मल्टीप्लाई बाई 1, है ना, मल्टीप्लाई बाई 1, मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि अगर मैं 1 से गुणा कर दूँ ना, तभी भी ये 17 एकम 17 है, ये 23 एकम 23, 29 एकम 29, अभी भी ये वही है ना। तो अगर अब ध्यान से देखा जाए, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे कितना कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है ना। इसलिए इसका जो HCF है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कचरा आप मत करना, सिर्फ मैंने करा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पहला आंसर, है ना।
दूसरा, अगर आपको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम, है ना। तो एलसीएम में क्या होगा, है ना, ये बात आपको लिखना पड़ेगा, 17, 23 और 29, ठीक है। तो हमने क्या कहा, है ना, कि अब देखो एक कॉमन हो रहा है तो एक ले लो, सब में से एक ले लो, और जो बच गया है उन सभी को ले लो, और उनका क्या कर दो बच्चा, उनका कर दो मल्टीप्लाई, है ना। और एक का गुणा किसी हम करेंगे वही आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो हमें 17, 23 और 29 का गुणा करना पड़ेगा। अगर हम 17 से 23 में गुणा करें कितना आएगा, देखते हैं, है ना। 7 तियाँ 21 का 1, और 7 दूनी 14, और 14 दो कितना हो जाएगा, 16। 1 तिहाई 3 हो जाएगा, और 1 दूना 2, 1 6 3 9, और 9 1 सॉरी 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 391। 391 में हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 29 से, है ना। तो 9 1 9 हो जाएगा, और फिर 9 9 81, है ना, और 81 का 1 हो जाएगा, और 9 3 27, और 27 8 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर 2 1 2 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा यहाँ पे, 2 3 6 1 7, और इनको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 9 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हो जाएगा, 7 3 10, और 1 का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 11 3 और 9, और ये हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। ये एक्चुअल में आपको एचसीएफ निकालने के लिए नहीं दिया था, ये आपको एक बात सिखाने के लिए दिया था कि अगर कोई, है ना, अभाज्य संख्या है तो उनका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या में कुछ कॉमन तो नहीं होगा। जैसे 17 23 और 29 ये अभाज्य संख्याएं है ना, ये 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा, ठीक है। तो इसमें हमेशा 1 कॉमन होता है, इसलिए एचसीएफ 1 हो जाएगा, और एलसीएम में निकालने के लिए हम इन तीनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसी तरह 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम, है ना। सवाल नंबर तीसरा देखिए, इसमें क्या लिखा गया है जी, देखिए थर्ड, है ना। तो सबसे पहले हम 8 का कर लेंगे, है ना। 8 2 चौक 8 होता है, और 2 दूना 4, और 2 1 2। फिर 9 का करेंगे, 9 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात, ठीक है। और फिर 25 को काटेंगे, 25 किससे कटेगा जी, 25 कटेगा 5 से, 5 25 25, और फिर 5 1 5। तो कैसे लिखेंगे, 8 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 3, है ना। और 25 को कैसे लिखेंगे, 5 गुणे 5। ये छोटी सी बात, ठीक है। अब अगर हमें निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है जी, एचसीएफ निकालना, 8 9 और 25 का। अगर हमें इनका एचसीएफ निकालना है तो देखते हैं क्या कॉमन है, क्या ऐसा कुछ है जो तीनों में आ रहा है, नहीं, कॉमन कुछ नहीं है ना। तो हम कितना मान लेंगे, 1, है ना। अगर कुछ नहीं कॉमन है तो कितना कॉमन है जी, 1 कॉमन है। तो इसलिए इसका जो एचसीएफ है वो 1 हो जाएगा, है ना। अगर इसके हम एलसीएम की बात करें, है ना, 8 9 और 25 के, अगर हम इनके एलसीएम की बात करें, ठीक है, तो जो कॉमन होता है, कॉमन 1, तो 1 तो लेंगे ही, साथ में जो बच गया उन सबको 2 2 2, यानी कि गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ से क्या बच गया, गुणे 3, और यहाँ से क्या बच गया, 5 गुणे 5। इस 1 का तो कोई मतलब नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कि अगर कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1, तो जो कॉमन होता है उसमें से एक ले लेते हैं, जैसे 1 था, एक ले लिया, और बाकी सबको ले लिया। ये हम काम करते हैं एलसीएम निकालने में, तो गुणा कर लेंगे ना, 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, ठीक है। 24 तियाँ 72, और 72 25 कितना होता है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 7 35, 35 1 36, है ना। और उसमें गुणा कर देंगे 5 से, देखो 0 5 6 30 का 0, 5 3 15 3 18, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1800। ये हो जाएगा 8 9 और 25 का एलसीएम, ठीक है। इस तरह से करते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पर इसमें क्या लिखा गया, कह रहा है कि एचसीएफ 306, 657 इक्वल टू 9 दिया है। मतलब कि हमें 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 दिया गया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ वो 9 दिया है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना, एलसीएम। इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं ये बात मैंने आपको बताई है ना। तो हम सबसे पहले एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है ना, ठीक है।
अगर इस तरह से कभी भी सवाल दिया हो कि HCF दिया हो और आपको LCM निकालना हो, या LCM दिया हो HCF निकालना है, तो एक फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या होता है कि HCF ऑफ AB, है ना, AB क्या है, यही दोनों संख्या, इसको A कह दीजिए, इसको क्या कह दीजिए, B कह दीजिए, है ना, इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू कितना होता है, A इंटू B, है ना। अब यहाँ पे ये जो AB है वो नंबर, अच्छी बताइए, हम लिखेंगे यहाँ पे HCF, है ना, A की जगह कितना है जी 306 और B की जगह 657, यहाँ पे क्या लगा देंगे इंटू, यहाँ पे लिखेंगे LCM A का मान कितना है 306 और 657 इक्वल टू A इंटू B, यानी कितना है 306 हो जाएगा और 657। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है ना। तो अब बताओ हमारे पास HCF ऑफ 306 और 657 कितना दिया है बच्चा, 9 दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 इंटू LCM हमें निकालना है ना 306 और 657 का इक्वल टू कितना हो जाएगा 306, यहाँ पे भी गुणा मत करना, ठीक है ना, इसको बस ऐसे लिख लेना 306 गुणे 657। देखो हमें LCM निकालना है ना, तो इसको यहाँ पे रखेंगे 9 इधर गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा LCM, ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये सवाल मैंने करवाई भी थी, है ना, तो ये हो जाएगा 657, है ना, इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 9 इधर आके हो जाएगा भाग में, ठीक है। 9 से इसको काट लेंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा तब गुणा करेंगे, जैसे कि 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 0 और 3 दूना 6, ठीक है। फिर 3 एकम 3 3 त्रिका 9 3 चौक 12, तो कितना आ गया है 34 और 657, तो इसका गुणा कर लेंगे ना, 657 और 34 का गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 7 चौक 28 का 8, 7 चौक 28 का 8, 4 पच्चे 20, 20 दो कितना हो जाएगा 22, 4 छंग 24 और 24 दो कितना हो जाएगा 26, 3 सत्ते 21 का 1 2, 3 पच्चे 15 2 17, 3 छक 18 और 18 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा ना, जोड़ लेते हैं, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 7 6 13 का 3 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, है ना। यानी आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 22,338, है ना, यानी कि 22 33 और 8, और ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 के ऊपर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर, है ना। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत प्यारी सवाल है, इसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले वीडियो में ही बताया है ना। ये सामने वीडियो आ रहा होगा, ठीक है ना, इसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है बच्चा। पढ़ते हैं सिंपल तरीके से, देखो कहीं साइड में कोने में या ऊपर या नीचे कहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा, उसको देख लेना, ठीक है ना। बोर्ड पर बार बार लिखने में तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस तरह की सवाल मैंने आपको बताई है ना, सबसे पहला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कराता हूँ और बहुत सिंपल तरीके से देखना। यहाँ पे कहा गया है कि कोई संख्या है जो कि 6 के पावर n है ना। तो ये जो संख्या 6 के पावर n है, क्या ये 0 पर समाप्त होगा? कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होता है जब उसका गुणनखंड करने पर उसमें कम से कम एक 2 और एक 5 जरूर आए, है ना। तो वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, ठीक है। 5th के सॉल्यूशन पे बात करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, तो हम लिखेंगे, है ना, कि संख्या 6 के पावर n, है ना, संख्या 6 के पावर n 0 पर तभी समाप्त होगी जब, है ना, संख्या 6 के पावर n 0 पर तभी समाप्त होगी जब इसके अभाज्य गुणनखंड, जब इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में, है ना, के गुणनफल में कम से कम, है ना, कम से कम 1 2 और 1 5 अवश्य आए या जरूर आए, है ना, ठीक है ना। संख्या 6 के पावर n 0 पर तभी समाप्त होगी जब इसके अभाज्य गुणनखंड, जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका जो गुणनफल है, गुणनफल का मतलब जो ऐसे 2 × 2 × 3 करके लिखा जाता है, वो उसका गुणनखंड करेंगे। अगर उसके गुणनफल में, है ना,
कम से कम 1 2 और 1 5 जरूर आएगा, तभी वो शून्य पे समाप्त होगा, नहीं तो नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं हमारे पास 10 है, कितना है 10, और 10 में ध्यान से देखो ये अंतिम अंक क्या है 0, मतलब ये 0 पे समाप्त हो रहा है। अगर हम इसका गुणनखंड करें है ना, तो कितना हो जाएगा 2 25 10 और कितना हो जाएगा 5 1 5। देखो अगर आपको 0 चाहिए तो हमें क्या होना पड़ेगा, उसका जो गुणनखंड है ना, इसको बोलते हैं गुणनफल, तो उसके गुणनफल में कम से कम 1 2 और 1 5 जरूर चाहिए। ठीक है, तो सवाल उठता है कि 6 की पावर n है ना, इसका हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे है ना। तो हम क्या लिखेंगे है ना कि संख्या 6 के पावर n का है ना अभाज्य गुणनखंड करने पर कैसे करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से है ना। जैसे 6 के पावर n है, कितना है 6 के पावर n, गुणनखंड करने का मतलब होता है तोड़ना है ना। अच्छा हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, हाँ या ना, ठीक है, और ये n है ना। अगर कोई दो संख्या हमारे पास गुणे में हो और उसके पावर n, जैसे फॉर एग्जांपल अगर a गुणे b है और यहाँ पे लिखा गया n, तो ये जो n है वो दोनों में बढ़ जाएगा, यानी a के पावर n हो जाएगा और b के पावर n हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 के पावर n हो जाएगा है ना, 2 के पावर n, और कितने के पावर n है तो 3 के पावर n। जहाँ पे ये जो n है वो क्या है बच्चा, प्राकृतिक संख्या है ना, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये है प्राकृतिक संख्या। तो अगर हम क्या करें n की जगह 1 रखें, कितना रखें, अगर हम n की जगह 1 रखें, ध्यान समझना, अगर हम n की जगह 1 रखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 1 3 के पावर 1, यानी कि कितना हो जाएगा 2 × 3। अगर हम क्या करें n की जगह 2 रखें तो 2 के घाते 2 हो जाएगा और 3 के घाते 2, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 और फिर 3 गुणे 3 है ना। अगर हम क्या करें n के पावर अगर हम 3 रखें है ना, तो 2 के घाते कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुणे 3 के घाते 3, यानी कि 1 बार 2 2 बार 2 3 बार 2, उसी प्रकार 3 1 बार 3 2 बार और 3 3 बार है ना। अगर हम 2 के घाते कितना रख ले 4 रख ले है ना, तो कितना होएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 है ना। अगर आप ऐसे करते जाएं, ठीक है, आप n की जगह 5 रखें 6 रखें 7 रखें, ऐसे रखते जाएं, तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि क्या कभी ऐसा होगा कि 5 आ जाए। तो इसके गुणनखंड में क्या हो रहा है, देखो इसका गुणनखंड यही है ना, बहुत ध्यान से, इसका हमने तोड़ा तो ये है क्या, इसका गुणनखंड, ठीक है। 6 के पावर n का ये क्या है, गुणनखंड रूप है ना। इसमें तुम n की जगह चाहे कुछ भी रखो, 5 6 7 8 9, ये हमेशा हमेशा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, पर कभी 5 नहीं आएगा। और अगर आपको 0 चाहिए तो 5 आना चाहिए है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे है ना कि चूंकि है ना, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि संख्या 6 के पावर n के गुणनखंड में है ना, गुणनखंड में 2 तो आ रहा है। देखो हमें 2 और 5 से मतलब है, 2 तो आ रहा है, 2 तो आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है ना। हमें 2 और 5 चाहिए ना, 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा। अगर हमें एक तो 5 मिल जाए तो काम हो जाए। तो आप यहाँ पे n की जगह चाहे कुछ भी रखो, आपको हमेशा 2 और 3 मिलेगा। हमें 2 और 5 चाहिए, 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा है। अतः ये जो संख्या है क्या 6 के पावर n, अतः संख्या 6 के पावर n 0 पर कभी है ना, कभी भी समाप्त नहीं होगी है ना, कभी भी समाप्त नहीं होगी। ये हो जाएगा सबसे इसका बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है ना। इससे बेस्ट सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये क्या है, ये है बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। इससे अच्छा कोई नहीं बताएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, पहले इसको मिटाते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 प्लस × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, है ना। मतलब हमें व्याख्या करना है कि ये जो हमारे पास दो संख्याएं हैं जो कि गुणा के रूप में लिखी गई हैं, ये भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 4 है ना, तो 4 जो है वो 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 4 से कटेगा। साथ में किससे कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। इसे कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं बच्चा,
भाज्य संख्या है ना, इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। ये बातें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, ठीक है। खैर, इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं, है ना। देखते हैं, देखिए बहुत सिंपल है ना, इसके सोल्यूशन की भी बात करते हैं, है ना। तो हमारे पास सबसे पहला है ना, क्या लिखा गया इसमें, 7 इंटू कितना है 11 है, इंटू कितना है 13 है, और प्लस कितना हमारे पास 13 है ना। पहले तो हम इसको एक संख्या के रूप में करेंगे, है ना। ये क्या है, गुणा के रूप में लिखा गया है। पहले इसको हम है ना गुणा कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये एक संख्या के रूप में आ जाएगा। फिर हम उसका गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे 7 का अगर 11 में पहाड़ा पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 77, 11 से 77, और फिर ये हो जाएगा 13, और प्लस कितना हो जाएगा 13, और फिर हम क्या करेंगे 77 में हम 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। ये देखो गुणा उड़ा करने में कंजूसी मत करना, ठीक है, फटाफट से कर लिया करो। जैसे 3 सत्ते 21 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 2, 3 सत्ते 21 2 कितना हो जाएगा जी 23 हो जाएगा, है ना। 1 सत्ते 7 1 सत्ते 7 कितना हो जाएगा 1, 7 3 10, 7 2 9 1 10, तो कितना हो जाएगा 1001, है ना। ये हो जाएगा 1001 प्लस कितना हो जाएगा 13, ध्यान समझना, है ना। अगर हम 1001 में 13 जोड़ दें तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1014, कितना हो जाएगा 1014, है ना। ये हो जाएगा 1014। अब हम क्या करेंगे, इस 1014 का हम करेंगे गुणनखंड, है ना। तो कैसे करेंगे, इसी के नीचे हम लोग कर लेते हैं 1014। तो इसको 2 से काट दें, कितना हो जाएगा 2 पच्चे 10, है ना, 0 बढ़ा लेंगे, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से कटेगा, है ना। तो 3 एकम 3, 3 छक 18, सॉरी 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 9 27। अब ये किससे कट जाएगा 13, क्योंकि ये 13 का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो ये 13 से कटेगा 13 बार में, और फिर 13 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। ध्यान समझो, ये जो संख्या हमारे पास थी, ये जो ये यही है ना। ये जो संख्या हमारे पास है वो क्या है, वो यही है ना। अब देखो ये जो 1014 है, मतलब ये जो है वो यही है। तो ये जो संख्या है वह है ना 1 और स्वयं से तो कटेगा, साथ में 2 से भी कट जा रहा है, 300 और 13 से भी, है ना। क्योंकि सुनो, अगर मैं बात करूँ ये जो संख्या है वो क्या यही है, तो जो 1014 है ना, अगर मैं बात करूँ 1014 का, है ना, ये तो 1 से कटबे करेगा और साथ में 1014 से तो कटबे करेगा। साथ में अगर इसको देखो, अगर तुम 2 से काटोगे 2 से भी कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 से भी कट जाएगा, और अगर तुम इसको 13 से काटोगे 13 से भी कट जाएगा। तो यही तो है भाज्य संख्या, है ना। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, है ना। चूँकि है ना, चूँकि संख्या है ना, चूँकि संख्या क्या 1014 है ना, एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, है ना। चूँकि संख्या 1014 एक और स्वयं के अलावा, है ना, 2 3 और 13 से भी कट जा रही है ना, कट जा रही है ना, ठीक है, कट जा रही है, इसलिए है ना, इसलिए है ना, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। सिंपल सी बात है ना। ये छोटी सी बात देखो, भाज्य संख्या होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम है ना 3 से और 13 से भी काटे, है ना। अगर एक और स्वयं के अलावा सिर्फ 2 से भी कट जाए, किसी एक और से भी कट जाए, मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी एक से भी कट जाए, है ना, तो तभी हम उसको कह देंगे कि ये भाज्य संख्या है ना। लेकिन चूंकि हमें गुणनखंड करना आता है और हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है ना, ठीक है, काम चोरी हमें है नहीं, है ना, आलस बिल्कुल नहीं है, तो क्या है ना, फटाफट से पूरा ही कर लो ना, ठीक है। कह दो आराम से ना कि जो 1014 है ना, वो एक और स्वयं के अलावा 2 3 और 13 से भी कट रही है, अतः इससे सिद्ध होता है कि यह एक क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है ना। सिद्ध विद्ध वाली बातें बस लिखना, बस लिख देना, अतः यह एक भाज्य संख्या है, या इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, है ना, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब करते हैं सेकंड, है ना, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो आप भी लिख सकते हैं ना फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है जी, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। वही काम गुणा कर लेंगे, ठीक है। 7 × 42, 42 पंजे कितना हो जाएगा, है ना, 42 पंजे, फटाफट से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। देखो गुणा कैसे करते हैं मैं आपको सिखा दे रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से। तो 7 × 42, पहले मैं इन 3 का कर रहा हूँ ना, इतना, ये इतना, 7 × 42 पंजे, तो 5 दूना 10, 5 चौक 20, एक कितना हो जाएगा 21, यानी 210। अब इसका गुणा कर लो, 4 3 12, 12 दूना 24,
तो 210 में आप किससे गुणा कर दो बच्चा, 24 से गुणा कर दो, है ना। तो कितना हो जाएगा 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 0, 4, 8 2 10 और 4 1 5। और देखो यहाँ से कितना आ गया, यानी ये जो पूरी कहानी है यहाँ तक, है ना, तो ये आ गया है आपका 5040 प्लस कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5045। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 5045 का गुणनखंड करेंगे, ये सारा का सारा रफ कार्य है ना। चलिए करते हैं, ये आपको लिखाना है, ठीक है ना, ये आपके फेयर पे या एग्जाम में या टेस्ट में आपको लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 5045 का गुणनखंड करते हैं फटाफट से। तो ये है 5045 गुणनखंड करते हैं, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, ध्यान से देखना, 5 एकम 5, है ना, ये है 0, है ना। अब कई लोग क्या सोचेंगे 5 9 45, गलत बात है ना, ये 109 नहीं आएगा। देखो ये तो 0 आपने लिख लिया, 0 उतारने के बाद हमने 2 अंकों को साथ में लिया, अगर 2 अंकों को साथ में लेंगे 1 0 और बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 45, है ना। ये जो 1009 है, ठीक है, इसको आप किसी से भी काट के देख लेना, ये किसी से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट इसी से कटेगा, है ना। आप 2 से चेक करना, 3 से, 5 से, 7 से, किसी से भी चेक करना, ये नहीं कटेगा। तो इसको डायरेक्ट 1009 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर वही सेम बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, है ना, कि चूंकि, है ना, देखो इसको कहते हैं चूंकि, है ना, 2 बिंदु ऊपर और 1 नीचे, चूंकि ये जो संख्या है, कौन सी संख्या है ना, 5045, चूंकि संख्या 5045 एक और स्वयं, है ना, के, ठीक है, स्वयं के अलावा किससे किससे कट रहा है, 5, है ना, और 1009 से भी, है ना, कट जा रही है ना, कट जा रही है ना, इसलिए इसको बोलते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, है ना, यह एक क्या है, यह एक भाज्य संख्या है ना, इसलिए यह क्या है, एक भाज्य संख्या है ना, इसलिए लिखो, चाहे आपका मर्जी करे आप अतः लिख लो ना, ठीक है, अतः यह एक क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी शक्ल पे मत जाना, ठीक है ना, कि यार इतना बड़ा सवाल है कैसे होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है ना। और इस सिंपल के चक्कर में आने से कई लोगों को पता होगा कि सर ने इस साल में क्या करना है, हमारे स्कूल वाले सर ने बताया है ना कि इस साल में क्या करना, ये जो 18 और 12 है इसका एलसीएम निकाल देना, आंसर आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन को रट लिया, एलसीएम ही क्यों निकाला, है ना, ये सवाल आएगा, ये सवाल आपको सोचना चाहिए, है ना। सवाल को पढ़ के समझना, ना, अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन का मतलब क्या होता है जी, एजुकेशन का मतलब होता है हाउ टू थिंक, जो आपको सोचना सिखा दे। अगर आपने रट लिया तो फिर बेकार है जी पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। और अगर इस तरह का नया क्वेश्चन आ जाएगा फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बड़ा प्यारा सवाल है ना, ये सवाल आपको कहीं पे दिख रहा होगा, है ना, ऊपर नीचे साइड वाइड में, ठीक है, इसको देख लेना आराम से। क्या लिखा गया है, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ना। आप मतलब सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा, है ना, कि खेल का मैदान होता है और उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं, उस पर टहलते हैं सुबह सुबह उठ के, या दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, ठीक है। तो एक किसी खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं ना। सोनिया कोई लड़की है, वह एक जगह से चलती है और एक चक्कर लगाएगी। एक चक्कर लगाएगी मतलब क्या है, जहां से चली है अगर दोबारा से वहीं पे पहुंच गई, एक चक्कर हो गया, तो उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, है ना। अब रवि भी क्या है, उसी जगह से चला और वो भी क्या है, एक चक्कर मारा, तो रवि को लगे कितने मिनट, 12 मिनट, है ना। इसका मतलब यह है कि रवि को समय कम लग रहा है, यानी कि रवि तेज भाग रहा है ना, तेज दौड़ रहा है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ना। बात को ध्यान से समझना, है ना। एक मैदान है, ठीक है, ये आपका एक मैदान है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, है ना। और मान लेते हैं, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया, मैं उसका नाम एस से लिख दे रहा हूँ, सोनिया, ठीक है। और यहीं से क्या चल रहा है, रवि। तो जो सोनिया है वो यहाँ से चलेगी, अगर एक चक्कर मार के यहाँ पे आ गई तो उसको कितना मिनट लग रहा है जी, है ना। जो सोनिया है, सोनिया को लग रहा है बाबू 18 मिनट, ठीक है। और जो रवि नाम का लड़का है ना, उसको लग रहा है कितना मिनट, 12 मिनट।
एक चक्कर समझते हो ना, उसी जगह से चल के दोबारा से उसी जगह पर आ जाना, है ना। कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, मतलब एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके, मतलब कि एक ही जगह से चल रहे हैं और एक ही दिशा में, सुनो वो एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि सोनिया इधर को जा रही है रवि इधर को जा रहा है, नहीं, वो एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है ना, एक ही दिशा में। अगर वो एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। देखो अब ऐसा तो है नहीं कि भैया दोनों साथ साथ दौड़ते हैं, है ना, क्योंकि सुनो रवि तेज दौड़ रहा है, रवि क्या कर रहा है, रवि तेज दौड़ रहा है और सोनिया स्लो, क्योंकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है और सोनिया को 18 मिनट, है ना। इमेजिन करो अगर मान लेते हैं कि सोनिया यहाँ पहुंचेगी, कहाँ पे, यहाँ पे, तो हो सकता है कि रवि जो है हमारा यहाँ पहुंच जाए क्योंकि उससे तेज भाग रहा है। इमेजिन करो अगर सोनिया यहाँ पे पहुंची तो हो सकता है रवि जो है वो यहाँ निकल जाए, है ना। और अगर मान लेते हैं सोनिया यहाँ पहुंची तो हो सकता है जो रवि है वो यहाँ पहुंच जाए, है ना। और जब तक सोनिया आए तब तक रवि क्या है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से आगे निकल चुका हो। आप समझ रहे हैं, है ना। कहने का मतलब क्या है ना, कि रवि तेज भाग रहा, सोनिया स्लो, तो दोनों दोबारा उसी प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, है ना। ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से मेरी बातों को समझना ना, इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इमेजिन करना, ठीक है। अब क्या है, मान लेते हैं सोनिया यहाँ पर आ गया तो रवि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना। और मान लेते हैं कि सोनिया अगर मान लेते हैं यहाँ पे पहुंच गए तो पक्का है कि रवि यहाँ पे पहुंच गया क्योंकि वो तेज भाग रहा है, तो सोनिया यहीं रह गई, रवि, तो दोनों दोबारा से मिल कहाँ पाए, नहीं मिल पाए। तो वही पूछ रहा है कि कितने मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। तो ध्यान से समझना, बड़ा प्यारा सवाल है, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है ना, सिंपल सी बात है, 12-18 का एलसीएम निकालेंगे आंसर आ जाएगा। पर क्यों निकालेंगे ये सवाल किसी ने पूछा ही नहीं, है ना, तो ध्यान समझना, ठीक है। देखो अब इमेजिन करो अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोनिया, क्या लिखता हूँ बाबू, सोनिया, है ना। सोनिया मतलब ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये है सोनिया और ये क्या है, रवि है ना। राउंड की बात करते हैं, ठीक है। देखो 1 राउंड, है ना, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, ऐसे करके, है ना, 4 राउंड। उसी तरह रवि का भी 1 राउंड, रवि का 2 राउंड, रवि का 3 राउंड और रवि का 4 राउंड, है ना, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ भाई, क्या हो रहा है आज, ये 1 है, 2 है, 3, गर्मी ज़्यादा लग गई आई थिंक। अच्छा ये बताओ अगर सोनिया जो है 1 राउंड मतलब 1 चक्कर लगाएगी तो कितना मिनट लगेगा, 18। दूसरा चक्कर लगाएगी तो 36 मिनट, है ना। तीसरा लगाए तो 18 तो 36 54 हो जाएगा और फिर 72 ऐसे करके। और अगर रवि लगाएगा तो एक चक्कर में 12 मिनट, दूसरे चक्कर में 24, तीसरे चक्कर में 36 और चौथे में 48 चक्कर, हाँ या ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो जब तक सोनिया, ध्यान समझना, जब तक सोनिया 2 राउंड मारेगी, है ना, उतने में रवि कितना राउंड मान लेगा, 3 राउंड। समझ रहे हो, बहुत ध्यान समझना। जब तक सोनिया 2 चक्कर लगाएगी ना, सोनिया यहाँ से चली, एक चक्कर 18 मिनट, दूसरा चक्कर 36 मिनट, यानी कि 36वें मिनट पे, कितने मिनट पे बाबू, 36वें मिनट पे। इतने में जो रवि है 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर लगा लेगा और रवि भी क्या है 36वें मिनट में यहीं पर होगा। 36वें मिनट पर भी जो सोनिया है वो यहीं होगी 2 राउंड के साथ, 2 चक्कर के साथ, और 36वें मिनट में जो रवि है वो 1, 2, 3 चक्कर पे भी यहीं रहेगा। मतलब सोनिया और जो रवि है दोनों 36वें मिनट पे क्या हो गए, मिल गए। तो कितने समय बाद मिले, 36 मिनट के बाद, है ना। तो दोनों क्या है 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे, यही तुम्हारा आंसर है, सिंपल सी बात है ना। ये था लॉजिक, पर क्या एग्जाम में ऐसे करेंगे, नहीं, समझा रहा हूं कैसे करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ही क्यों निकालेंगे, ध्यान समझना। देखो अच्छी मुझे बताओ, ये जो 18, 36, 54, 72 है, ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है गुणज, क्या लिखा गया है, गुणज, किसका, 18 का गुणज, है ना। 18 और 12 का एलसीएम लेने पे आंसर आ जाएगा। एलसीएम ही क्यों लिया वही बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जो है लिखा गया है वो 18 का गुणज है और ये किसका गुणज है, 12 का गुणज है, गुणज हो गया, ठीक है। गुणज के बाद अगर आप देखो कॉमन, तो क्या 18 कॉमन है जी, नहीं कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है जी, 36, क्या कॉमन है, 36 है, हाँ या ना, है ना।
तो दोनों में 36 कॉमन है। क्या है? 36 कॉमन। अगर हम इसको और आगे बढ़ा दें, जैसे फॉर एग्जांपल 12 के 12, 12 24, 12 36, 48 है ना, 12 25 60 है ना, 12 6 72 है ना, तो देखो ये दोबारा से ये भी कॉमन हो जाता है ना। तो पहली बार 36वें मिनट में मिलेंगे, दूसरी बार 72वें मिनट में मिलेंगे, है ना। हमें कहा गया है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेंगे, यानी हमें पहली बार बताना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ये जो 18 का गुणज लिखा गया है, ये 12 का गुणज लिखा गया है ना। अब फिर हमने करा कॉमन, क्या करा? कॉमन। तो 36 कॉमन दिखा, है ना, और ऐसे 72 कॉमन दिखा। अगर हम पहाड़े और पढ़ेंगे तो हो सकता है और भी कॉमन निकल जाए। दो समझ में आया? ठीक है। तो हमने गुणज करा, फिर हमने क्या करा? कॉमन करा। अब देखो जिसको हमने कॉमन करा उसमें सबसे छोटा क्या है? 36 है, क्योंकि हम 72 को तो गिन ही नहीं रहे, है ना। तो यही तो होता है एलसीएम, है ना। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन क्या होता है? मल्टीपल। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत प्यार से बताया है। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। लोवेस्ट का मतलब क्या होता है? छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। तो सुनो, पहले हमने गुणज करा, हमने पहले गुणज निकाल दिया, है ना। फिर हमने कॉमन करा, तो हमने कॉमन करा और कॉमन में से सबसे छोटा चुना। सबसे छोटा कौन सा है? 36 है। यही तो एलसीएम होता है ना, यही। इसीलिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो सवाल को एग्जाम में कैसे लिखेंगे या नोट्स में, फेयर में, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। सिंपली देखो कैसे लिखोगे, सिंपल सी बात है ना, ये समझने के लिए था, ठीक है ना। देखो, तो आप क्या लिखोगे? सिंपल, है ना। आप लिखोगे, है ना, कि सोनिया और सोनिया और, है ना, रवि, है ना, सोनिया और रवि, जैसे लिखा गया था बुक में वैसे ही, है ना। सोनिया और रवि, है ना, पुनः सोनिया और रवि का, है ना, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, है ना, ठीक है। सोनिया और रवि का पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, है ना। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इतना बड़ा कचरा मत करो, है ना, ठीक है। लिखो ऐसे, है ना, कि, है ना, उनका प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर क्या हो जाएगा? 18 और 12 का एलसीएम, है ना। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 12 और 18 का एलसीएम निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आपको पता ही है ना। 18 तो कितना हो जाएगा? 2 9 18, 3 3 का 9 और 3 1 3। उसी तरह 12 का करेंगे जी, कितना हो जाएगा? 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो कैसे लिखते हैं जी 18 को? ऐसे 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 को कैसे लिखते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3, है ना। इसको हम थोड़ा घात के रूप में लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 के घाते 2, और ये हो जाएगा 2 के घाते 2 गुणे 3, ठीक है। कॉमन करते, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है ना, ये हो गया कॉमन और ये हो गया कॉमन, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या? एलसीएम, है ना, ठीक है, एलसीएम, ठीक है। और आपको पता है कि एलसीएम निकालते समय हम क्या करते हैं, है ना, 18 और 12। एलसीएम निकालते समय हम क्या करते हैं? जिसको हमने कॉमन करा है उसमें से बड़ी घात वाले को लेते हैं ना। 2 के घाते 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 के घाते 2 हो जाएगा, तो 2 के घाते 4 हो जाएगा और 3 घाते 9, तो 4 9 36, है ना, ठीक है। ये हो जाएगा मिनट, है ना। तो हम लास्ट में लिख देंगे, अतः वे दोनों 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः, है ना, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये है सबसे बेस्ट सोल्यूशन, है ना, ठीक है। इससे अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आज जो ये एक्सरसाइज है, यानी कि एक्सरसाइज 1.1, ये पूरी तरह से क्या होता है बच्चा? द एंड, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय और बाय।